नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों के जवानों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों के साथ 2 राज्यों की पुलिस फोर्स ने मिलकर नक्सलियों को गढ़ में से बाहर खदेड़ दिया है। झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों से सुरक्षा बलों के जवानों ने मिलकर बूढ़ा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन ऑक्टोपस चला रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवानों का बूढ़ा पहाड़ की चोटी तक पहुंचना कैसे नक्सलियों पर नकेल की बड़ी कार्रवाई है, यह आज आपको दिखाऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर ब्रिटेन शॉक में डूबा हुआ। दूर दूर से लोग अपनी महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए बर्मिंघम पैलेस पहुंच रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन से पूरी दुनिया में इस वक्त शॉक की लहर है। क्या अमेरिका, रूस, चीन के तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शोक जाहिर किया है। हर देश अपने अंदाज में महारानी को श्रद्धांजलि दे रहा है। पेरिस में एफिल टावर की लाइटों को बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान में भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शोक 11 सितंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सभी सरकारी और राष्ट्रीय इमारतों पर तिरंगा को आधे झुका दिया जाएगा। साथ ही इस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद भावुक शोक संदेश शेयर किया है। महारानी के साथ अपनी मुलाकात की बातें शेयर की हैं। वहीं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वो भी व्यक्त जो संवेदनाएं की हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज में सबसे पहले आपको सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी के बारे में बताना चाहता हूं। 2 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नक्सलियों पर बड़ा हमला किया है। सुरक्षा बलों ने जवानों के झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच बूढ़ा पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया है। बूढ़ा पहाड़ इलाके के नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये तस्वीरें झारखंड पुलिस ने शेयर की है। ये तस्वीर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। गढ़वा के एसपी अंजनी कुमार झा की अगुवाई में सुरक्षा बलों के जवानों का दल जब बूढ़ा पहाड़ की चोटियों के करीब पहुंचा तो ये तस्वीरें उस वक्त की है। सुरक्षा बलों का यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। पिछले 2 दशकों में पहली बार सुरक्षा बलों ने जवान बूढ़ा पहाड़ की चोटियों पर पहुंचे। बूढ़ा पहाड़ पर इस ऊंचाई तक पहुंचने का जोखिम भरा काम किया है। ये शेर की मांद में पहुंचकर शेर को मांद छोड़कर भागने पर मजबूर किया है और ऐसा कर भी दिखाया है। मेरे हिंदुस्तान के वीर जवानों ने नक्सली बैकफुट पर हैं। इस समय नक्सली इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में नक्सलियों की नाकेबंदी करने में पुलिस के जवान कामयाब रहे हैं। इस ऑपरेशन के अगवा कर रहे अंजनी कुमार जो इलाके के एसपी हैं गढ़वा के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं। लगातार नक्सल के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जो भी सुरक्षा बल वहाँ पे सीआरपीएफ है, कोबरा है, साथ में लातेहार और छत्तीसगढ़ की बलराम पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के फलस्वरूप वहाँ पर काफ़ी हद तक उनके एक्टिविटी पे हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं और बहुत जल्द बूढ़ा पहाड़ से पूर्ण रूप से उनका सफाई कर दिया जाएगा इस ऑपरेशन के बाद। सर, कुछ सफलता भी मिली है इस दौरान? सफलता यही है कि क्षेत्र से लगातार उनकी संख्या कम हुई है, उनका प्रेजेंस कम हुआ है, घटनाएं किसी भी प्रकार का करने में वो सफल नहीं हो पा रहे।
तो हम कहेंगे कि ये हम लोग का जो ऑपरेशन है उसी का रिजल्ट है। लगातार नक्सल के विरुद्ध झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच देश का पहला इलाका बुरी तरीके से नक्सलवाद से प्रभावित हो रहा है। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसी वक्त वक्त पर इलाके में नक्सलवाद के खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाती रही है। अभी जो बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। पिछले 5 दिनों में यह ऑपरेशन लगातार जारी है। इस अभियान में झारखंड और छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ सीआरपीएफ, जगुआर एसआईट ग्रुप, आईआरबी और कोबरा बटालियन इस ऑपरेशन में शामिल रही हैं। पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस खतरनाक इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखे हैं। अब जाकर उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब उन्हें लगने लगा है कि नक्सली इलाका छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी कुछ दिनों तक और चलेगा। सुरक्षा बलों के अधिकारी पूरी तरीके से जांच परख रहे हैं, देखना चाहते हैं कहीं माइंस तो नहीं छिपा गए हैं, बाद में यहां रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा ना बन जाए। और बूढ़ा पहाड़ से नक्सली खौफ का जड़ से सफाया सुरक्षा बल जवानों का संकल्प यही दिखाता है और यह उनका हौसला और ताकत है। बूढ़ा पहाड़ पर यहां तक का सफर आसान नहीं रहा। सुरक्षा बलों के लिए पिछले 5 दिनों का अनुभव काफी ज्यादा खतरनाक रहा है और इस बीच नक्सलियों को जब भी मौका मिला उन्होंने पलटवार किया है। जवानों पर जानलेवा हमले किए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों के हौसले और सधी हुई रणनीति के आगे नक्सली पूरी तरीके से पस्त हो गए हैं। नक्सलियों ने भागना ही बेहतर समझा। सुरक्षा बलों का दल नक्सलियों के अड्डे से मिले हथियार और दूसरे सामान जब्त करते हुए आगे बढ़ गए और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान अब तक सुरक्षा बलों को करीब 106 बारूदी सुरंग, 350 से ज्यादा गोलियां, 500 मीटर कोडलेक्स तार मिले हैं, अमोनिया नाइट्रेट, हैंडपंप सिलेंडर, तीर बम, बैरल ग्रेनेडर लॉन्चर और उसके तरह अलग अलग तरीके के विस्फोटक सामान भी मिले हैं। इस तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों में एक बड़े बंकर को ध्वस्त कर दिया है। बंकर से लगभग 10 क्विंटल चावल, भारी मात्रा में आटा, दाल समेत कई महीनों का राशन, टेंट के सामानों का तार, आमतौर पर दैनिक इस्तेमाल की कई चीजों की बरामद की गई है। बंकर से कई तरह के आईईडी मिले हैं, जिनमें से 30 प्रेशर आईईडी, 5 सीरीज आईईडी और करीब 15 कैन बम भी शामिल हैं। ये सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ यानी दोनों तरफ से बूढ़ा पहाड़ को घेराबंदी करना शुरू कर दिया था। बुलंद हौसलों के साथ जबरदस्त तरीके से रणनीति बनाई। ये उसका नतीजा आपके सामने है। नक्सलियों को अपना ठिकाना छोड़कर भागना पड़ा है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने का अभियान सफल होता दिख रहा है। बूढ़ा पहाड़ पर काबू करना मतलब बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर करारी चोट करना है। सुरक्षा बलों की इस उपलब्धियों को समझने के लिए बूढ़ा पहाड़ के बारे में जानना होगा। नक्सलियों के इस पुराने और पसंदीदा ठिकानों के महत्व को समझना आपको बेहद जरूरी होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाता हूं कि आखिर बूढ़ा पहाड़ क्या है। बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पहाड़ झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर है। लातेहार से गारू के गांव से शुरू होने वाला पहाड़ इस जिले के महुआ, डांडबुआरा, डील होते हुए दूसरे जिले यानी गंडवा के रमकांडा और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। बूढ़ा पहाड़ को फतह करने के लिए झारखंड के गढ़वा, पालमू, लातेहार और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर सहित कई इलाके में नक्सल समस्या काफी हद तक काबू करना संभव हो पाएगा और इसके महत्व को समझते हैं। इससे दुर्गम पहाड़ और नक्सलियों के टॉप लीडर पनाह यहां पर लेते रहे हैं। माओवादियों ने 2013-2014 में बूढ़ा पहाड़ को बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ सीमांत एरिया स्पेशल कमेटी का मुख्यालय बनाया था। इसी इलाके में माओवादी झारखंड, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में सारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। 1 करोड़ के इनामी माओवादी कमांडर अरविंद ने बूढ़ा पहाड़ को ठिकाना बनाया था। हाल ही के दिनों में बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में 25 लाख के इनामी माओवादी सौरभ उर्फ मरकज बाबा के नेतृत्व में 40 से 50 माओवादी के होने की सूचना मिली थी।
बूढ़ा पहाड़ के इलाके में नवीन यादव, रविंद्र, मृत्युंजय, सतु और जैसे टॉप माओवादी नेता यहां पर शरण ले रहे थे, जिनकी सूचना वक्त वक्त पर पुलिस को मिलती रही थी। बूढ़ा पहाड़ पर हमले का मतलब नक्सलियों को मानकर घर में घुस हमला करना है, उन्हें उखाड़ फेंकना है। यह मुश्किल भरा काम था, लेकिन हिंदुस्तान के बहादुर सुरक्षा बलों ने, पुलिसकर्मियों ने ऐसा कर दिखाया। इसके लिए राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को दिल से सलाम करता हूं। जो 2 दशकों में नहीं हुआ वो काम इन अफसरों ने, पुलिस ने और सेना के जवानों ने कर दिखाया। मोदी सरकार नक्सलवाद की समस्या को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल का हौसला बढ़ाते रहे हैं। नक्सल फंडिंग पर भी नकेल कसने की कोशिश रही है। अभी 2 दिन पहले ही एनआईए ने बिहार के जहानाबाद, गया और औरंगाबाद जिले में 5 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए के निशाने पर सीपीआई माओवादी नेता रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास पर भी सरकार का विशेष फोकस रहा है। इन इलाकों में सुरक्षा बलों के विशेष अभियान के लिए जरूरी संसाधनों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मोदी सरकार इसी का नतीजा है। हिंदुस्तान के नक्शे से नक्सल प्रभावित लाल क्षेत्र सिमटता जा रहा है। जो आंकड़ा मोदी सरकार ने इसी साल जुलाई महीने में संसद के पटल पर रखा था, उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं। साल 2019 से 2021 के बीच नक्सली हिंसा में 77% की गिरावट दर्ज की गई है। 2009 में सबसे ज्यादा 2258 मामले सामने आए थे, जो 2021 में घटकर महज 509 रह गए। नागरिकों और जवानों के बीच में मौत का आंकड़ा भी साल 2010 के मुकाबले 85% कम हुआ है। साल 2010 में 1005 नागरिक और सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा 2021 में घटकर 147 हो गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी यह आंकड़ा लगातार सिमटता जा रहा है। साल 2010 के इसका फैलाव 96 जिलों तक था, जो 2021 में घटकर सिमटकर 46 जिलों तक रह गया है। नक्सल हिंसा से ज्यादा प्रभावित इलाके भी काफी ज्यादा घटे हैं, जहां 90% तक मामले दर्ज होते थे। साल 2018 में 30 से 35 जिले ऐसे हैं जो 2021 में घटकर महज 25 रह गए हैं। केंद्र सरकार की मुस्तैदी का असर दिखने लगा है। देश के अंदर नक्सलियों पर नकेल कसने की कवायद बहुत तेजी से जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को इसकी वानगी है और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को उनके गढ़ में खदेड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये नक्सलियों के बारे में लगातार मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन अब मैं सियासत की बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शान से आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, सियासत की रफ्तार भी पकड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर सियासत हो रही है। कांग्रेस के विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यात्रा का नाम भारत जोड़ो क्यों है, जबकि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। आज राहुल गांधी ने विरोधियों के सारे सवालों का जवाब दिया, यहां तक कह दिया कि जो कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी यही विचारधारा तो देश को बांट रही है। यही विचारधारा तो हिंदू मुस्लिम की सियासत को सुलगा रही है। कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर बैटिंग की तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करने में बहुत देरी नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस की ये पूरी कवायद देश और पार्टी बचाने की है। मैं आपको सुनवाता हूं बारी बारी से। मेरा कहना है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। जिसका भविष्य का कोई विजन नहीं है, उसे पीछे से चीजें निकालनी पड़ती है। अब ठीक है, सेंटिमेंट है, नाम बदलना है, बदल सकते हो, मगर आगे जो करना है, आगे जो विजन है, उसमें टोटल बैंक्रप्सी है। तो ध्यान हटाने के लिए
कहीं ये नाम बदल दिया, कहीं वो नाम बदल दिया. बट बेसिक इशू इज दैट देयर इज ए बैंक्रप्सी about what has to be done with the nation, and you can see it everywhere, and it is not just the government, it is deeper than that. मुझे बड़ी हैरानगी हुई आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं. अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो. तुम चले हो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है. 50 साल जिन्होंने पार्टी में काम किया वो तुमको छोड़ के जा रहे हैं. गुडबाय क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा तुमने? कभी समझा इस बात को? इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज, हमारी लड़ाई आज वंशवाद के खिलाफ है, और वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वैचारिक पृष्ठभूमि पर लड़ेगी. ये मैं आपको बताना चाहता हूं. कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं रह गई है. मैंने कहा कांग्रेस भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई है. इसलिए बूथ के कार्यकर्ताओं को याद रखना, जिनसे आप लड़ रहे हो ये भी किसी परिवार को पालने के लिए लगे हुए लोग हैं, और इनका भी कोई विचार नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई देश सेवा नहीं है, कोई देश के लिए लक्ष्य नहीं है. तेरा वैभव अमर रहे जा मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये हम कहते हैं. ये कहते हैं तेरा परिवार सफल रहे, हम दिन चार रहे न रहे. ये इनका स्लोगन. और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा एलिजाबेथ की मौत पर देश और दुनिया में शौक की लहर है. कैसे, पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया. साल 1952 में अपने पिता जॉर्ज सस्टम के निधन के बाद वो ब्रिटेन की महारानी बनी थी. उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल की थी. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महारानी की मौत के बाद उनकी मौत के बारे में सूचना देने के लिए राज परिवार के कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया. महारानी का अंतिम संस्कार 10 दिन बाद होना है, और इन 10 दिनों में क्या क्या होने वाला है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए और खास पेशकश के जरिए देखिए. क्या है ऑपरेशन लंदन ब्रिज? क्या है लंदन ब्रिज इज डाउन कोड वर्ड का मतलब? 10 दिनों बाद होगा महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार. क्या होगा इन 10 दिनों में? क्या होगा अब कोहिनूर हीरे का? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 96 साल की उम्र में निधन हो गया. क्वीन एलिजाबेथ 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी के पद पर आसीन हुई थी. जब एलिजाबेथ क्वीन बनी तब ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया में राजशाही पर सवाल उठ रहे थे. लेकिन सभी विरोधों के बावजूद महारानी एलिजाबेथ ने शाही परिवार के रुतबे और असर को बरकरार रखा. दरअसल क्वीन एलिजाबेथ के करीब 70 साल के कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में भारी बदलाव हुए. इस दौरान ब्रिटेन ने सिर्फ आर्थिक चुनौतियों का ही नहीं बल्कि राजनीतिक संकटों का भी सामना किया. लेकिन उतार चढ़ाव के दौरान भी ब्रिटेन की महारानी अपने देश की जनता के लिए भरोसे का प्रतीक बनी रही. क्या है ऑपरेशन लंदन ब्रिज? ब्रिटेन के आधिकारिक हलकों में महारानी के निधन को ऑपरेशन लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता है. ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे बकिंघम पैलेस के गुरुवार को 96 वर्षीय महारानी के निधन की घोषणा के बाद लागू किया गया. इसके साथ ही ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड भी लागू हुआ. जिसके तहत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स को 73 साल की उम्र में महाराज चार्ल्स तृतीय के रूप में देश की राजगद्दी सौंपी गई. क्या है लंदन ब्रिज इज डाउन कोड वर्ड का मतलब?
लंदन ब्रिज इज डाउन एक कोडवर्ड है जिससे महारानी के निजी सचिव की ओर से महारानी के निधन के बारे में प्रधानमंत्री लिज ट्रस को सूचित किया गया। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FSDO का ग्लोबल रिस्पांस सेंटर ब्रिटेन के बाहर की उन 14 सरकारों जहां महारानी राष्ट्र की प्रमुख हैं और अन्य 38 राष्ट्रमंडल देशों को समाचार भेजने का प्रभारी है। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महारानी एलिजाबेथ केवल ब्रिटेन की ही नहीं बल्कि 14 और देशों की महारानी थी। वो 14 देश कौन कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 10 दिनों के बाद होगा और ये भी जान लीजिए कि इन 10 दिनों में क्या क्या होगा। गुरुवार को महारानी एलिजाबेथ के निधन के 10 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। ब्रिटेन का शाही परिवार अंतिम संस्कार के लिए आधिकारिक कार्यक्रम जल्द ही जारी करेगा। ब्रिटेन के नए राजा से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ट्रस द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद किंग चार्ल्स तृतीय राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। हालांकि आने वाले 10 दिनों में क्या क्या होगा इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जनता के श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे जाने की उम्मीद है। किंग चार्ल्स तृतीय आने वाले दिनों में अंतिम योजनाओं पर हस्ताक्षर करेंगे। अब क्या होगा कोहिनूर हीरे का? महारानी के निधन के बाद भारत में एक सवाल उठ रहा है कि उनके मुकुट में जड़े कोहिनूर हीरे का अब क्या होगा और उसे किसे सौंपा जाएगा। अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आपको बता दें कि महारानी के निधन के बाद कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला, जिन्हें राजभाषा में डचेस ऑफ कार्नवेल कहते हैं, को सौंप दिया जाएगा। कैमिला को क्वीन मदर का बेशकीमती कोहिनूर से जड़ा ताज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महारानी के निधन के बाद अब सवाल यह है कि ब्रिटेन में सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा या कुछ बदलाव होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। जो अलिखित संविधान है उसमें कई बातें ऐसी हैं जो राजा या रानी के चेहरे के साथ बदलती रहती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद ब्रिटेन में संविधान में कुछ बदलाव करना जरूरी हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन की करेंसी को भी बदलना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में होंगे बदलाव। ब्रिटेन के संविधान में होगा बदलाव। ब्रिटेन के राष्ट्रगान के शब्दों में होंगे बदलाव। छापी जाएगी नई करेंसी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 96 साल की उम्र में निधन के बाद ब्रिटेन कई तरह के बदलावों की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन में कई नियम ऐसे महारानी से संबंधित थे, लेकिन उनमें बदलाव करके उन्हें महाराज चार्ल्स से संबंधित बनाया जाएगा। ब्रिटेन के राज परिवार और संसद के अंदर खाने में इन बदलावों की तैयारी शुरू हो गई है। महारानी के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को महाराजा बनाया गया है। प्रिंस चार्ल्स के यूनाइटेड किंगडम के नए महाराज बनने के बाद यहाँ काफी कुछ बदलाव आएंगे। सबसे पहला बदलाव होगा ब्रिटेन के राष्ट्रगीत में। ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करके ब्रिटेन के राष्ट्रगान में शब्दों को बदल दिया जाएगा।
आपको बता दें कि ब्रिटेन के राष्ट्रगान में अभी कहा जाता है गॉड सेव द क्वीन, लेकिन अब इसे बदलकर गॉड सेव द किंग किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रगान में रानी को राजा और शी व हर के स्थान पर ही और हिम के साथ बदल दिए जाने के अलावा बाकी पूरा राष्ट्रगान पहले जैसा ही रहेगा। ब्रिटेन के राष्ट्रगान में बदलाव। गॉड सेव द किंग वास्तव में ओरिजिनल यूनाइटेड किंगडम का नेशनल एंथम है। इसे 1745 में लिखा गया था और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका इस्तेमाल यूके के राष्ट्रगान के रूप में किया जाने लगा। किंग जॉर्ज 6 के सम्मान में गॉड सेव द किंग थे। 1952 में रानी ने सिंहासन ग्रहण किया और उसके बाद गॉड सेव द क्वीन गाया जाने लगा। ब्रिटेन के राष्ट्रगान में बदलाव के साथ ही ब्रिटेन में नई करेंसी भी छापी जाएगी। अभी तक नोटों पर रानी का फोटो छापा जाता था, लेकिन अब उनके निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स की तस्वीर छापी जाएगी। हालांकि पहले वाले नोट भी चलते रहेंगे, लेकिन अब उनकी छपाई बंद हो जाएगी। इसके साथ ही आदेशों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने स्टैम्प भी नए बनेंगे और सुरक्षा बलों के प्रतीक चिन्हों में भी अब रानी की जगह किंग होंगे। आपको बता दें कि एलिजाबेथ 1952 में अपने पिता जॉर्ज षष्ठम की मौत के बाद महारानी बनी थी। तब उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे ज्यादा शासन करने वाली शासक रहीं। वे 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। उनके शासनकाल में ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन की नहीं बल्कि 14 और देशों की महारानी भी थी। हालांकि वे सीधे तौर पर सिर्फ यूके से ही जुड़ी थी, जहां उनका शाही परिवार रहता है। तो जरा जान लीजिए एलिजाबेथ ब्रिटेन के अलावा और किन 14 देशों की महारानी थी। वो देश हैं। इन देशों की भी महारानी थी एलिजाबेथ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बहामास, ग्रेनेडा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइसलैंड, तुवालू, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेजियंस, एंटीगुआ और बारबुडा, बेलिज, सेंट किट्स एंड नेविस। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि एलिजाबेथ जब रानी बनी थी उस समय वे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान समेत 32 देशों की रानी थी। एलिजाबेथ अपने अधीन आने वाले देशों में सशस्त्र बलों की कमांडर इन चीफ भी थी। लेकिन बाद में कई सारे देश धीरे धीरे या तो गणतंत्र बन गए या किसी दूसरे शाही परिवार के शासन के अधीन चले गए। बारबाडोस एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख के रूप में त्यागने वाला आखिरी देश था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर ब्रिटेन के साथ पूरी दुनिया में शोक की लहर है। दूर दूर से लोग बर्किंघम पैलेस पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दुनिया के देश अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में महारानी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शोक 11 सितंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन सभी सरकारी और राष्ट्रीय इमारतों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। हिंदुस्तान के साथ महारानी एलिजाबेथ के बेहद खास रिश्ते रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी के साथ अपनी मुलाकात की यादें शेयर की हैं। महारानी ने पीएम मोदी को भी वो रुमाल भी दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें गिफ्ट किया।
से एलिजाबेथ का था गहरा नाता। नेहरू से लेकर मोदी तक सबका कार्यकाल देखा। 3 बार किया भारत का दौरा। ताजमहल से था महारानी को विशेष प्यार। महारानी एलिजाबेथ का भारत से गहरा नाता रहा है। अपने लंबे कार्यकाल में महारानी ने भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा। नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक से वह मिल चुकी हैं। महारानी एलिजाबेथ 3 बार भारत आ चुकी हैं। पहली बार जब वह भारत आई तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के उनके दूसरे आगमन पर देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में थी और तीसरी बार उनके भारत आगमन पर उनका स्वागत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। 1961 में एलिजाबेथ पहली बार भारत के दौरे पर आई थी। उनके स्वागत के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद थे। उस समय वे भारत के गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थी। वे 50 वर्षों में भारत आने वाली पहली ब्रिटिश शासक थी। भारत जब अंग्रेजों के कब्जे में था तब उनके दादा किंग चार्ल्स पंचम और क्वीन मैरी 1911 में भारत की यात्रा पर आए थे। उस समय भारत को लेकर अंग्रेजों की सोच अलग थी। 1961 में भारत दौरे के बाद एलिजाबेथ भारत के पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर भी गई थी। 1983 में महारानी एलिजाबेथ दूसरी बार भारत के दौरे पर आई। उस दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। महारानी एलिजाबेथ का ये दौरा भारत में किसी उत्सव की तरह मनाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी मेहमान नवाजी के लिए कई तैयारियां की थी। महारानी ने 1997 में भारत का तीसरी बार दौरा किया। ये भारत का उनका आखिरी दौरा था। भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एलिजाबेथ भारत आई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। महारानी ने आजादी के जश्न में हिस्सा लिया था। भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री 2015 और 2018 में 2 बार ब्रिटेन दौरे के दौरान महारानी एलिजाबेथ से मिले। 2018 में जब बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ से मिले थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में बतौर उपहार दिया था। एक भावुक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लम्हों को याद किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ II के साथ यादगार मुलाकातें हुई। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। अपने 70 साल के शासनकाल में महारानी एलिजाबेथ ने भले ही केवल 3 बार भारत का दौरा किया हो, लेकिन भारत के साथ उनका संबंध लगातार बना रहा। अपने शासनकाल में ब्रिटिश महारानी ने 18 प्रधानमंत्रियों का अपने राजमहल में स्वागत किया। इसके साथ ही वर्ष 1963, 1990 और 2009 में ब्रिटिश दौरे पर पहुंचे भारतीय राष्ट्रपतियों की भी अगवानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात।